हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन था जो कि वुमेन्स के साथ हो रहा था, जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे उनको फेस करना पड़ रहा था, और कैसे धीरे धीरे रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने स्टेप्स लिए फॉर वेरियस रिफॉर्म्स ताकि जो सोसाइटी है वो इंप्रूव करे इन अ बेटर वे। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस्ड इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में काफी सारे चेंजेस हुए थे हमारी सोसाइटी में, काफी रिफॉर्म्स किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इश्यूज थे जो सोसाइटी में प्रेवलेंट थे। अब ये इश्यूज क्या थे? तो जैसे कि स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का जो स्टेटस था वो मेन के कंपैरिजन में काफी लो था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, इक्वल स्टेटस नहीं था, उनके साथ काफी इल ट्रीटमेंट होता था, इनजस्टिस होती थी। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत था सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी लोग फॉलो करते थे। जो लोअर सेक्शंस के लोग थे उनको इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे, वो पानी नहीं ले सकते थे, वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, वो पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा एजुकेशन फॉर ऑल वाज नॉट देयर, कुछ लिमिटेड लोग ही थे जो कि पढ़ाई कर पा रहे थे, जो कि एजुकेशन ले पा रहे थे। एंड साथ में विडो रीमैरिज, तो जब भी किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन के पास दोबारा शादी करने का राइट नहीं होता था। तो ये हमने देखे कुछ थोड़े से एग्जांपल अबाउट द वास्ट इश्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में उस टाइम पर प्रेवलेंट थे, और इन्हीं को चेंज करने के लिए अलग अलग जो रिफॉर्मर्स थे वो वर्क कर रहे थे। रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी को बढ़िया करने के लिए, उसमें अच्छे चेंजेस लाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ जो रिफॉर्मर्स थे दे वर्क फॉर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। वो क्या चाहते थे कि सोशल इक्वालिटी हो, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल राइट्स हो, और किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, सबके साथ न्याय हो। ठीक है, एंड दे ऑफन फेस्ड स्टिफ ऑपोजिशन। अब इसी के चलते क्या होता था, कई बार उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो लोग इतने टाइम से ट्रेडिशन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे वो उन्हें किसी के कहने पर इतनी जल्दी चेंज करने को रेडी नहीं थे। ठीक है, तो इनको बहुत सारे जो है स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों को ये समझाने में कि क्यों ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे विद वुमेन्स इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अलग अलग इश्यूज थे जो कि वुमेन फेस कर रही थी। तो सबसे पहले तो दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। वुमेन को पढ़ने के लिए कोई भी अलाउ नहीं करता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो घर पर रहें, घर के काम सीखें, और वही उनका काम है, बाहर का काम मैन देखेंगे, इसीलिए उनको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज वॉज कॉमन। छोटी एज पर, बहुत यंग एज पर बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिससे आगे चल के उन्हें काफी इश्यूज होते थे, हेल्थ रिलेटेड भी और अदर वेज में भी, तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, सती, सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडोज। तो जब भी किसी विमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जब उनकी फ्यूनरल हो रही होती थी तो वो औरत भी अपनी मर्जी से खुद को सेक्रीफाइस कर दिया करती थी, इसी को कहा जाता था सती, और ये एक बहुत ही प्रेवलेंट ट्रेडिशन था उस टाइम का। इसके अलावा विडो रीमैरिज वॉज फॉरबिडन। जो विडोज थी उनको रीमैरिज करना अलाउड नहीं था। वहीं अगर किसी मैन के साथ ये सेम चीज होती थी तो वो दोबारा शादी भी कर सकते थे, वो एक टाइम पर मल्टीपल मैरिजेस भी कर सकते थे। तो ये आप देख रहे हो कि कितने डिफरेंसेस थे, कितनी इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में। पर्दा सिस्टम था, यानी कि जो वुमेन थी उनको हमेशा ही वेल में यानी कि पर्दे में रहना होता था। एंड साथ में डाउरी सिस्टम तभी से प्रेवलेंट है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी उनके साथ होता था। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि वुमेन फेस कर रही थी, और इसी के लिए बहुत अलग अलग रिफॉर्मर्स थे जो वर्क कर रहे थे ताकि जो वुमेन की कंडीशन है वो बेटर हो पाए। तो अब हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स देखते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने फाइट किया अगेंस्ट सती, और साथ में इन्होंने लोगों को एजुकेट किया, एडवोकेट भी किया अबाउट विडो रीमैरिज, एंड ही आल्सो फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828। नेक्स्ट वी हैव ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, एंड इनकी हेल्प से विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया था इन 1856। नेक्स्ट वी हैव ज्योतिराव फूले, तो इन्होंने वर्क किया था फॉर गर्ल्स एजुकेशन और साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन ऑफ लोअर कास्ट। तो जो लोअर कास्ट से वुमेन बिलोंग करती थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और साथ में गर्ल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट, पंडिता रमाबाई, तो इन्होंने कैंपेन किया था फॉर वुमेन एजुकेशन, विडो अपलिफ्टमेंट एंड अपोज कास्ट रिस्ट्रिक्शन। जो अलग अलग कास्ट में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती थी वुमेन पे, उनको भी ये अपोज करती थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, सो ही फाउंडेड आर्य समाज एंड प्रमोटेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने वर्क किया फॉर वुमेन। नाउ देयर वर ऑलवेज डिबेट्स अबाउट विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज सही है या गलत। तो इस चीज को लेकर काफी सारी डिबेट्स थी। जो ट्रेडिशनल लोग थे वो इसका अपोज करते थे, उनका मानना था कि ये गलत है। वहीं जो हमारे रिफॉर्मर्स थे वो रिलीजियस टेक्स्ट का यूज करके विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। उन्हें पता था कि जो लोग हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट पर मानते हैं, तो अगर हम उनका एग्जाम्पल लेकर उनको यूज करके लोगों को समझाएंगे कि विडो रीमैरिज गलत नहीं है तो लोग उनकी बात मानेंगे। तो इसीलिए जितने भी रिफॉर्मर्स थे वो ये कोशिश करते थे कि वो जिस भी चीज के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं वो उसे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट लोगों को समझाएं। ठीक है, फाइनली जो विडो रीमैरिज एक्ट था वो 1856 में पास हो गया था, एंड इट वाज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर द रिफॉर्मर्स। इसके बाद इवन दो ये एक लीगल चेंज हो गया था, लीगली इट वाज एक्सेप्टेड, बट सोसाइटी इसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, एंड इट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस इन द सोसाइटी। यानी कि भले ही वो चीज लीगली अप्रूव हो गई थी बट सोसाइटी को उसे मानने में, उसे अप्रूव करने में बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो देखो, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज थी वो गर्ल्स के एजुकेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इट विल करप्ट देयर माइंड्स एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन ड्यूटीज। लेकिन फिर मिड 19th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूल खुलना शुरू हो गए थे। साथ में जो मिशनरीज आ रही थी, वेरियस क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने भी गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी वुमेन रिफॉर्मर्स भी थी, जैसे कि रुकिया शकावत हुसैन इन बंगाल, एंड इन्होंने मुस्लिम गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया था। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि वुमेन पढ़ने लगी और वो अपनी लाइफ में बेटर करने लगी। धीरे धीरे वो टीचर्स, डॉक्टर्स एंड राइटर्स बनने लगी।
ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वुमेन को एजुकेशन मिलने लगा। नाउ वुमेन राइट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब जब वुमेन एजुकेटेड हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो सफरिंग्स थी, जो उन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की, उनको वो लिखने लगी। दे स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन। तो उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ताराबाई शिंदे की बुक स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंपेयर किया था बिटवीन वुमेन एंड मैन, और उन्होंने क्रिटिसाइज की थी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी जो कि सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारा पंडिता रमाबाई की बुक, जिसमें उन्होंने अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो सफरिंग्स थी, जो मिसरीज थी, जो कि उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, उसके बारे में बताया था। क्योंकि लोअर कास्ट के बारे में तो सब बात कर रहे थे, बट इन्होंने स्पेशली बताया अबाउट द अपर कास्ट हिंदू वुमेन मिसरीज। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, याद रखना। अब देखो, हमने अबाउट वुमेन पढ़ लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो जो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट थी, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, अनटचेबिलिटी थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनके साथ बहुत चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टेंपल्स, स्कूल्स में जाना अलाउड नहीं था, पढ़ना अलाउड नहीं था, और ना ही पब्लिक प्लेसेस पर जाना। ठीक है, साथ में जो ऑक्यूपेशन थे दे वर आल्सो हेरिडिटरी एंड कास्ट बेस्ड, यानी कि कौन इंसान क्या काम करेगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा, ये उसकी कास्ट पर डिपेंड करेगा। और ये हेरिडिटरी था, यानी कि उस कास्ट में सारे ही लोग जनरेशन बाय जनरेशन वही काम करेंगे। तो जो अपर कास्ट के थे वो अपने मर्द मुताबिक बढ़िया काम किया करते थे, जैसे कि बिजनेस हो गया, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेड हो गए। वहीं जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें वही काम करने पड़ते थे जो कि अपर कास्ट करने से मना कर देते थे, एंड यूजुअली दिस वर्क वर वेरी अनहाइजेनिक एंड डर्टी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस रिफॉर्मर्स जिन्होंने वर्क किया अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी ज्योतिराव फूले ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस थी सोसाइटी में, जो ब्राह्मण थे जो डोमिनेट किया करते थे, इसे ये क्रिटिसाइज करते थे, ये इसके अगेंस्ट थे। साथ में इन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी स्कूल स्टार्ट किए ताकि वो भी पढ़ पाए और वो चीजें समझ पाए, एंड ही ऑल्सो फाउंडेड सत्यशोधक समाज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव B.R. अम्बेडकर एंड ही फॉट फॉर दलित राइट्स। नेक्स्ट E.V. रामस्वामी, जिन्हें परियर भी कहा जाता है, इन तमिलनाडु उन्होंने अपोज किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, और साथ में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के ये भी अपोज में थे। ही फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट इज नारायण गुरु फ्रॉम केरला, और ये कहते थे कि एक कास्ट होनी चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए, और एक ही भगवान होने चाहिए सबके। जब कोई कास्ट ही नहीं होगी, कोई रिलीजन ही नहीं होगा, कोई अलग अलग गॉड नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन, देयर विल बी नो इनइक्वालिटी, एंड ही ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब देखो, धीरे धीरे स्कूल्स बन रहे थे, पढ़ने का मौका मिल रहा था, अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, तो इससे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे वो भी समझ पा रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है, और इसीलिए ये लोग अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो जो दलित थे हु बिलोंग टू ऑप्रेस्ड क्लासेस, दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग टू डिमांड। अब ये डिमांड क्या कर रहे थे कि इन्हें टेम्पल्स का एक्सेस मिले, स्कूल का एक्सेस मिले, पब्लिक फैसिलिटीज का एक्सेस मिले, और साथ में इनके साथ सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट हो। और इसी के चलते हमें बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट देखने को मिले, जैसे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्यों स्टार्ट हुआ, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चलता आ रहा था उसके अगेंस्ट ये लोग फाइट करें और सारे ही जो राइट्स हैं वो इन्हें इक्वली मिले। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जो रिफॉर्मर्स थे वो क्या चाहते थे कि जो कास्ट बैरियर्स हैं वो अबॉलिश हो जाए, वो खत्म हो जाए, देयर शुड बी नो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। साथ में वुमेन एंड मेन दोनों को ही इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उन्हें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, दोनों के पास सेम राइट सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एंड लास्ट, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि जो एजुकेशन है वो सबको मिलनी चाहिए रिस्पेक्टिव टू देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। ठीक, तो एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। अब इसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि कुछ रिफॉर्मर्स थे जो कि रिलीजन का यूज करके अपने व्यूज को सपोर्ट कर रहे थे, वही कुछ थे जो कि जो रिलीजन अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहे थे। तो रिफॉर्मर्स भी दोनों ही तरह के थे, तो जो हर तरह का व्यू पॉइंट था वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स। अब इन रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, तो स्लो बट इंपॉर्टेंट चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग। धीरे धीरे ही सही, बट जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो अब सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे, जैसे नए नए स्कूल्स बन रहे थे, वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो राइटर्स बन रही थी, टीचर्स बन रही थी, डॉक्टर बन रही थी। तो ये क्या था, धीरे धीरे जो चेंजेस है वो हो रहे थे। इसके अलावा ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी एंड कास्ट बेस्ड, लेकिन जो ऑक्यूपेशन थे वो अभी भी कास्ट बेस्ड चल रहे थे। इसके अलावा स्कूल्स बहुत सारे ओपन किए गए थे फॉर गर्ल्स, लॉज वर पास, जैसे कि सती अबॉलिश हो गया था, विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया था, तो बहुत सारी चीजें जो वुमेन की इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए थे। साथ में दलित एंड वुमेन स्टार्टेड डिमांडिंग राइट्स। अब दलित जो थे, वुमेन्स जो थे, जो लोअर सेक्शन को बिलोंग करते थे, उन्हें भी समझ आ गया था कि उन्हें अपने राइट्स मांगने हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द राइट टू गेट जस्टिस। इसके अलावा येट कंप्लीट इक्वालिटी रिमेन द लॉन्ग स्ट्रगल। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बाद भी जो कंप्लीट इक्वालिटी है वो अभी तक नहीं मिली थी, एंड पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर इट येट ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द इंपॉर्टेंट लॉज जो कि पास हुए थे, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। सती अबॉलिशन एक्ट इन 1829, एंड इसने क्या किया, जो सती की प्रैक्टिस करते थे, जो सती का ट्रेडिशन था, इट वाज बैंड। नेक्स्ट वाज विडो रीमैरिज एक्ट, इट वाज पास्ड इन 1856 एंड इट लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, यानी कि अब जो विडोज थी वो लीगली रीमैरिज कर सकती थी, ऑल्दो इट वाज लीगल बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड देयर वाज आल्सो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, शारदा एक्ट से बोलते हैं, एंड इट वाज पास्ड इन 1929। और इस एक्ट के बाद जो मिनिमम एज थी फॉर मैरिज इट वाज फिक्स्ड, गर्ल्स के लिए इट वाज 14 एंड बॉयज के लिए इट वाज 18। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो पास हुए थे, तो इनके बारे में एक बार पढ़ लेना और याद रखना। अब जल्दी से एक बार समरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 19th सेंचुरी इंडिया सॉ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स, सोशल चेंजेस 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिले। वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, एंड ऑफ सती, राइट्स फॉर लोअर कास्ट वर द मेजर इश्यूज। ये जो सारे ही मेजर इश्यूज थे अब ये एड्रेस होने लगे थे, और बहुत सारे इनमें से इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व भी हो गए थे। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फूले एंड अम्बेडकर प्लेड की रोल्स। इन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू ब्रिंग वेरियस रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। एंड लास्ट,
द फाइट फॉर सोशल जस्टिस कंटिन्यूड टिल 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। ये जो फाइट थी फॉर सोशल जस्टिस इट कंटिन्यूड टिल 20th सेंचुरी, और उसके बाद भी, तो ये हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।